साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 18 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, भारत के वाणिज्य मंत्री के अनुसार विश्व व्यापार संगठन WTO का कृषि पर समझौता AOA अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर विकासशील देशों के हित के विरुद्ध है, ऐसा भारत के वाणिज्य मंत्री का कहना है। तो कृषि पर जो समझौता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA, ये कृषि व्यापार तथा घरेलू नीतियों में दीर्घकालिक सुधार के लिए ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का सृजन करना है तथा इस क्षेत्र को विकृति मुक्त करना है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जो हैं कृषि व्यापार सुधार पर निरंतर वार्ता कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कृषि पर समझौता है या AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसके तहत जो प्रावधान है और समझौते में जो सम्मिलित प्रावधान है तथा भारत अन्य विकासशील देशों के समक्ष इसको लेकर के जो चुनौतियाँ हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो प्रावधान है बाजार तक पहुँच के संदर्भ में, तो बाजार तक पहुँच के संदर्भ में जो प्रावधान है कि व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग उदाहरण आयात पर प्रशुल्क के रूप में, ये ऐसा प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो भारत अन्य विकासशील देशों के समझ जो इसको लेकर चुनौती है वो है कि मुख्य रूप से विकासशील देशों में इस प्रकार के बाजार जो हैं वो अब प्रारंभ हुए हैं। विकसित देशों की उच्च व्यापार विकृतकारी घरेलू समर्थन नीतियों के साथ साथ उच्च प्रशुल्क के कारण वहाँ के बाजारों में विकासशील देशों के उत्पादों का प्रवेश बाधित हो रहा है। अगला पॉइंट है घरेलू समर्थन के संदर्भ में। तो सब इसमें जो प्रावधान है सब्सिडियां तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों का उपयोग करना जो उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं परंतु व्यापार को विकृत करते हैं। तो इसके संदर्भ में 3 प्रकार के बॉक्स हैं, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स और ब्लू बॉक्स। यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिखाइए, ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स और ब्लू बॉक्स। तो ये है क्या? तो ग्रीन बॉक्स में क्या है, इस प्रकार की सब्सिडी, ये सब्सिडी से ही कृषि से संबंधित सब्सिडियों के संदर्भ में है। तो ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, इस प्रकार की सब्सिडी व्यापार को विकृत नहीं करती है या यह न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न करती है। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है इस प्रकार की सब्सिडी के लिए। जबकि ग्रीन बॉक्स की बात करें तो इसमें सब्सिडी की व्यापक सीमा होती है, यह कृषि उत्पादन के 5% तक सीमित की गई है और विकासशील देशों के लिए 10% तक। वहीं ब्लू बॉक्स में क्या है, इसमें सब्सिडी की व्यापक सीमा की अनुमति होती है किंतु इसे व्यापार विकृति को कम करने के लिए परिकल्पित किया जाना चाहिए। इस पर कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है। इसके संदर्भ में जो भारत तथा अन्य विकासशील देशों की चुनौतियां हैं, यदि विश्व व्यापार संगठन में कथित रूप से व्यापार विकृतकारी सब्सिडियों के विरुद्ध आम सहमति निर्मित होती है तो भारत तथा अन्य विकासशील देशों को किसानों से क्रय किए जाने वाले कृषि उत्पादों की मात्रा को कम करने के लिए विवश किया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, निर्यात प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। तो इसमें जो सम्मिलित प्रावधान वो है कि निर्यात सब्सिडियों तथा अन्य सरकारी सहायता कार्यक्रमों का उपयोग जो निर्यात को सब्सिडी प्रदान करते हैं, इसको लेकर जो चुनौती वो ये है कि ये सब्सिडियां विकासशील देशों में कृषि आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को भी अस्थिर तथा दबावग्रस्त करती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित हुई। तो ध्यान रखिएगा, दुशानबे जो है तजाकिस्तान की राजधानी है और ये 21वीं बैठक थी। तो सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO में निर्णय लेने वाली यह सर्वोच्च संस्था है। जो सदस्य देशों की प्रमुखों की जो परिषद है ये SCO में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। SCO वर्ष 2001 में चीन के संघाई में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय स्थायी अंतर सरकारी राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य सुरक्षा संगठन। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य सुरक्षा संगठन है। SCO की गतिविधियों को SCO सचिवालय समन्वित करता है तथा रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इसका महत्वपूर्ण निकाय है। यह जो रैट्स है यह आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद का सामना करने हेतु अधिदेशित है। बैठक के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इस दौरान ईरान
एससीओ के स्थायी सदस्य के रूप में तथा सऊदी अरब, मिस्र और कतर एससीओ के संवाद भागीदार के रूप में शामिल हुए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी तक इसके 8 सदस्य देश थे, अब ईरान भी जो है इसमें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया, तो 9 सदस्य हो गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एससीओ में ईरान का एक सदस्य के रूप में प्रवेश एससीओ को व्यापक मध्य एशिया, मध्य पूर्व प्रणाली में एक अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। एससीओ शिखर सम्मेलन के उपरांत एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएसटीओ के मध्य अफगानिस्तान पर आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। इसमें भारत द्वारा एससीओ क्षेत्र में व्यापक रूप से बढ़ते कट्टरपंथ तथा उग्रवाद के कारण उत्पन्न समस्याओं को रेखांकित किया गया है। सीएसटीओ अर्थात सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह रूस के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है। तो ध्यान रखिएगा, सीएसटीओ क्या है? यह रूस के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है। यह बाह्य आक्रमण से किसी भी सदस्य को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में सीएसटीओ के सदस्य में कौन शामिल है? तो इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूसी संघ और तजाकिस्तान शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत ने मांग की है कि परस्पर विश्वास को बढ़ावा देने हेतु कनेक्टिविटी परियोजनाएं पारदर्शी, भागीदारीपूर्ण तथा विमर्शशील होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज के लिए राज्यों को 2427 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। तो वित्त मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 11 राज्यों को वर्ष 2021-22 से सशर्त अनुदान की प्रथम किस्त जारी की है। यह अनुदान छावनी बोर्डों सहित 9 मिलियन प्लस शहरों को प्रदान किया गया है। यह अनुदान छावनी बोर्डों सहित, ध्यान रखिएगा, छावनी बोर्डों सहित 9 मिलियन प्लस शहरों को प्रदान किया गया। तो इसमें मिलियन प्लस शहर सम्मिलित नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन से? पहला है मिलियन प्लस शहरी, मिलियन प्लस मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरी समूह, इसमें आपके दिल्ली और श्रीनगर को छोड़ दिया गया है। तथा दूसरा क्या है? 10 लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे, अर्थात नॉन मिलियन प्लस शहर। एक तो मिलियन प्लस शहर है, दूसरा नॉन मिलियन प्लस शहर है। और मिलियन प्लस शहर में ध्यान रखिएगा, दिल्ली और श्रीनगर को इंक्लूड नहीं किया गया है। नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए समग्र अनुदान में से 40% मूल अनुदान है, ये शर्त मुक्त है। 40% मूल अनुदान शर्त मुक्त है और शेष 60% जो है ये सशर्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। मूल अनुदान जो शर्त मुक्त है उसका उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को छोड़ करके, यहाँ ध्यान रखिएगा, वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना संबंधी व्यय को छोड़कर स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। जबकि नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिए सशर्त अनुदान जो 60% है वो बुनियादी सेवाओं के वितरण का समर्थन प्रदान करने और उसे सुदृढ़ करने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें से 50% मतलब जो 60% सशर्त अनुदान है, इसमें से 50% अनुदान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्वच्छता, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन और स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि शेष 50% अनुदान पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण से संबंध है। अगला है मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना, मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट या मेघई आरंभ की गई है। तो मेघई या जिसका फुल फॉर्म है मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, इसका लक्ष्य पारंपरिक सेवा वितरण प्रक्रिया को डिजिटल सेवा प्रणाली में परिवर्तित करना है। मेघई 6 स्तंभों में विस्तारित है। इसमें 6 स्तंभ कौन से हैं? अभिशासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा तथा पर्यावरण। तो ये 6 स्तंभ हैं। ध्यातव्य है कि मेघालय भारत उद्यम स्थापत्य अर्थात इंडियाई, इसे इंडियाई कह सकते हैं, भारत उद्यम स्थापत्य को इंडियाई को मेघई के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इंडियाई क्या है? भारत उद्यम स्थापत्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है इसको। यह एक ऐसा तंत्र है जो समान प्रतिमानों एवं मानकों के अनुरूप संपूर्ण भारत में सभी सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा स्वतंत्र एवं समानांतर रूप से एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स के विकास व उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। साथ ही यह ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विविधता में एकता स्थापित करने का एक माध्यम है। इस तंत्र में 8 संदर्भ मॉडल शामिल हैं। अब ये 8 संदर्भ मॉडल कौन से हैं? तो व्यवसाय, पहला है व्यवसाय, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा डेटा,
चौथा प्रौद्योगिकी, पांचवा प्रदर्शन, छठा सुरक्षा और सातवां अखंडता है और आठवां संरचना शासन है। ये जो इंडियाई है अर्थात भारत उद्यम स्थापत्य है, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? पहला, कई चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाओं की आपूर्ति द्वारा नागरिकों एवं व्यवसायों को एकल सरकारी अनुभव, वन गवर्नमेंट इंटर एक्सपीरियंस प्रदान करना। दूसरा, सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि तथा विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार लाना। तीसरा, सूचना तक सुगम पहुंच के माध्यम से कर्मचारियों तथा एजेंसियों की उत्पादकता में वृद्धि करना। चौथा है, संपूर्ण सरकारी तंत्र में निर्बाध अंतःक्रियाशीलता के माध्यम से एकीकृत व परस्पर आधारित सेवाएं प्रदान करना। ये आप यहाँ पे चार्ट में इसके जो इसका विजन है उसको आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक आयोजित की गई है। जीएसटी परिषद मार्च 2026 तक विस्तारित अवधि के लिए प्रतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन सेस लागू करने पर सहमत हो गई है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर उन उत्पादों पर आरोपित किया जाता है जिन्हें अहितकर या विलासिता की वस्तुओं जैसे तंबाकू और ऑटोमोबाइल के रूप में माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर किस पे लागू होता है? तो उन उत्पादों पर आरोपित होता है जिन्हें अहितकर, सिन या विलासिता की वस्तुओं के रूप में माना जाता है। इसमें आपके तंबाकू हैं, ऑटोमोबाइल से, ये इत्यादि चीज़ें हैं। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को एक गैर व्यापक निधि में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब नॉन लैप्सेबल फंड के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इसे जीएसटी प्रतिपूर्ति कोष के रूप में जाना जाता है, जो भारत के लोक लेखे का हिस्सा है, पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। जून 2022 के उपरांत राज्यों को कोई नवीन जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही उल्लिखित तिथि के उपरांत एकत्र किए जाने वाले उपकर का जो सेस है उसका उपयोग केवल ब्याज और ऋण के मूलधन का भुगतान करने के लिए किया जाएगा, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न प्रतिपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सके। जीएसटी कानून के अनुसार राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व में किसी भी प्रकार की हानि के लिए केंद्र द्वारा जुलाई 2022 तक 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। कई राज्य प्रतिपूर्ति को अन्य 5 वर्षों के लिए विस्तारित करने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी परिषद जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी परिषद जो है एक संवैधानिक निकाय है। कई बार पूछा जाता प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न कि निम्न से कौन से संवैधानिक निकाय हैं या नहीं है, तो ये याद रखिएगा संवैधानिक निकाय है। यह जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को अनुशंसाएं प्रदान करने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एनएमसीजी ने शहरी रिवर फ्रंट योजना विकास के लिए दिशा निर्देश पत्र जारी किया है। तो देखिए, ये दिशा निर्देश गंगा नदी बेसिन के तथा व्यापक रूप से संपूर्ण देश के शहरी योजनाकारों को यह समझने में सहायता करेंगे किस प्रकार शहरी रिवर फ्रंट को एक मास्टर प्लान में समेकित किया जाए। नदी संवेदनशील शहरी मास्टर प्लान सृजित करने के लिए एनएमसीजी अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी के लिए एक शहरी नदी प्रबंधन योजना अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान URMP प्रकाशित की थी। ये URMP क्या था, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके जो प्रमुख अंग थे, पहला सहक्रियात्मक, इसके तहत क्या था, परिचालनरत अन्य शहरों की योजनाओं और राष्ट्रीय मिशन का अनुसरण करना। दूसरा संधारणीय, वित्त का सुस्पष्ट प्रभाव। तीसरा सरल, न्यूनतम समर्थन के साथ शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों द्वारा समझने और कार्यान्वित करने में सुगमता। चौथा है सामान्य परंतु स्थल विशिष्ट अर्थात श्रेणी 1 के सभी शहरों के लिए प्रयोज्य, मापनीय, प्रगति और उपलब्धियां मात्रात्मक होनी चाहिए। आगे यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका शहरी नदी प्रबंधन योजना थी, इसकी आवश्यकता को इस तथ्य से रेखांकित किया गया है कि नदी की स्थिति में कोई भी सुधार पहले शहरी क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों का समाधान किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन मुद्दों में शामिल क्या है? पहला, घरेलू इकाइयों, उद्योगों और कृषि क्षेत्रों से अनुपचारित अपशिष्ट जल नदी में मिल जाता है। दूसरा, नदी के किनारे अनधिकृत कॉलोनियों और मलिन बस्तियां नदी के प्राकृतिक मार्ग एवं प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं। तीसरा,
जल का अपर्याप्त पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। चौथा है अनुचित रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से नदी में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ रही है। ये जो आपका URMP है अर्थात शहरी नदी प्रबंधन योजना, इसके तहत जो अनुशंसाएं की गई थी वो क्या है? अतिक्रमण को हटाना, खुले में शौच, कपड़े धोने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध, नदी तटीय क्षेत्र का विकास, पुनर्स्थापना, अनुपचारित वहित मल अर्थात सीवेज के निर्वहन की रोकथाम, तृतीयक उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग और उत्पन्न मलयुक्त गाद का निपटान इत्यादि। आगे बात करते हैं जो सुर्खियों में रहे हैं। पहला, विश्वेश्वरैया PhD योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014 में 9 वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, वर्ष 2014 में 9 वर्षों की अवधि के लिए इसे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज ITES के क्षेत्रों में PhD उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग और ITES अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज में 42 उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। योजना के द्वितीय चरण का उद्देश्य 1000 पूर्णकालिक PhD उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक PhD उम्मीदवारों, 50 युवा संकाय अनुसंधान फेलोशिप और 225 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को प्रोत्साहन प्रदान करना है। अगला है रेल कौशल विकास योजना RKVY। रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में रेल कौशल विकास योजना आरंभ की है। ये रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कौशल प्रदान करना है। इस योजना में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण और 18 से 35 वर्ष के मध्य के उम्मीदवार जो हैं आवेदन के पात्र होंगे। तो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण मिनिमम क्वालिफिकेशन है और 18 से 35 वर्ष के मध्य के उम्मीदवार। इसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि के दौरान 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें 4 व्यवसायों अर्थात इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, इन 4 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। अगला है स्पिन अर्थात स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया योजना। तो ध्यान रखिएगा यह योजना किससे संबंधित है? स्पिन योजना को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना में प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत पंजीकृत कुम्हारों को ऋण प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा यह कुम्हारों से संबंधित योजना है। इस योजना में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड, 4 राज्यों के नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान के 780 कुम्हारों ने पंजीकरण कराया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KVIC द्वारा RBL बैंक के माध्यम से कुम्हारों को वित्तीय सहायता के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। साथ ही यह कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। स्पिन योजना में कुम्हार द्वारा ऋण को आसान किस्तों में चुकाया जाएगा और यह जो स्पिन योजना या कुम्हार सशक्तिकरण योजना के विपरीत है। जो कुम्हार सशक्तिकरण योजना रही है यह एक सब्सिडी आधारित कार्यक्रम था। आगे बात कर लेते हैं मुस्कान पहल के बारे में। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुस्कान पहल का शुभारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा स्पिन योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की है और मुस्कान योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य नवजात शिशु व बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण बाल सुलभ सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को लक्षित किया जाएगा। यह मौजूदा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स NQAS ढांचे के भीतर एक नई गुणवत्ता सुधार पहल है। NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स अर्थात राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक वर्तमान में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपलब्ध हैं। आगे बात कर लेते हैं उच्च राख या हाई एस कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने हेतु प्रायोगिक संयंत्रों के बारे में। तो हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल ने उच्च राख कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने हेतु स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का प्रथम प्रायोगिक संयंत्र विकसित किया है। इस संयंत्र में पहले कोयले से संश्लेषण अर्थात सिन गैस संश्लेषण गैस का उत्पादन करने के लिए द्रवीकृत साइका गैसीकरण तकनीक
फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और तत्पश्चात इसे 99% शुद्धता के साथ मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है। यह नीति आयोग की स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल का एक हिस्सा है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है तथा इससे भारत को स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने, भारतीय ऊर्जा भंडार का इष्टतम उपयोग करने और आत्मनिर्भरता के लिए कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। अगला है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज के बारे में। तो इसे माईगॉव इंडिया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय स्टार्टअप तथा तकनीकी उद्यमियों के लिए आरंभ किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जो है एक स्वदेशी प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्मित करने की क्षमता रखने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा स्टार्टअप्स जो भारत से बाहर स्थित हैं को एक साथ लाना है। इस सॉफ्टवेयर को ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मर्ज्ड रियलिटी सहित नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके निर्मित किया जाएगा। अगला है अभ्यास सूर्य किरण। तो यह भारतीय सेना और नेपाली सेना के मध्य एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।